नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो अध्याय दूसरा है, चैप्टर दूसरा, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों को लिखिए। तो पहली बात तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में आया, की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी और इनकी जो सिफारिशें थी ये इस प्रकार हैं। पहली, स्नातक और परास्नातक की जो अवधि है ये आयोग ने सिफारिश की कि स्नातक की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए और परास्नातक की 2 वर्ष कर दी जाए। दूसरा, शोध एवं अनुसंधान पर बल, विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की। तो ये इनकी प्रमुख सिफारिशें थी। अगला क्वेश्चन, वुड एबट रिपोर्ट की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। जो वुड एबट जो रिपोर्ट आई 1937 में आई थी, को व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी, पहली, व्यावसायिक शिक्षा पर बल, इसमें तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। दूसरी बात, शिक्षा को व्यवहारिक बनाना था। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार प्रदान कर सके। गोखले विधेयक 1911 में से आपका क्या तात्पर्य? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक विधेयक को प्रस्तुत किया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की मांग की गई थी इस विधेयक के जरिए। हालांकि ये विधेयक ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से आप क्या समझते हैं? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। इसके जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार हैं। पहला, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, उच्च शिक्षा में सुधार करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ये इसके कुछ मुख्य बातें थीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग को और किन नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वुड घोषणा पत्र की विशेषताएं बताइए। जो वुड घोषणा पत्र है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। पहली, वुड का जो घोषणा पत्र है 1854 में भारतीय शिक्षा का पहला व्यापक दस्तावेज था। इसकी जो मुख्य बातें हैं इस प्रकार हैं। पहला, 3 स्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्थापना होनी चाहिए। अगला, माध्यमिक शिक्षा में अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। अगला हो जाएगा, महिलाओं शिक्षा पर भी बल दिया जाए। ये इसकी कुछ मुख्य बातें थी। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा ब्रिटिश शासन के अधीन थी। इसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जबकि पारंपरिक भारतीय शिक्षा को कम महत्व दिया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति लागू की, जिससे अंग्रेजी माध्यम को प्रमुखता मिली। चूड़ाक्रम संस्कार कब होता है? चूड़ाक्रम संस्कार 1 से 3 वर्ष की आयु में होता है, जिसमें बालक के सिर के बाल उतारे जाते हैं। उपनयन का शाब्दिक अर्थ बताइए। उपनयन का शाब्दिक अर्थ समीप ले जाना। ये संस्कार विद्यार्थी के शिक्षा के आरंभ को दर्शाता था, जिसे उसे गुरु के पास भेजा जाता था। वैदिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली क्यों कहा जाता है? वैदिक शिक्षा
प्रणाली में विद्यार्थी गुरु के आश्रम गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, इस कारण उन्हें गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सिद्ध विहारिक किसे कहा जाता है? बौद्ध शिक्षा प्रणाली उच्च कोटि के आचार्यों को सिद्ध विहारिक कहा जाता था, जो बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देते थे। बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ किस आयु में होता था? बौद्ध शिक्षा आमतौर पर 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। मकतब शब्द किस भाषा से बना है, उसका अर्थ क्या है? मकतब जो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्राथमिक विद्यालय। मुस्लिम शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र का नाम दिल्ली, आगरा। और जो संस्थाएं थी जहाँ पे ये शिक्षा दी जाती थी, तो वो मदरसा था, खानगाहें, दरगाहें, ये संस्थाएं थी जहाँ पे इनको शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा, जो 1854 को आधुनिक शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। प्राच्यवादी जो विचारधारा के समर्थक के नाम बताइए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, सदाशिव, अरविंद घोष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान का जो 21A है में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। सन 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1886 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसकी जो समीक्षा के लिए अध्यक्षता आचार्य राम मूर्ति ने की थी। वैदिक युगीन शिक्षा की परिभाषा बताइए। वैदिक युगीन शिक्षा का जो उद्देश्य था, यह था आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक विकास करना। इनमें विद्यार्थी वेदों, उपनिषदों, अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा लिया करते थे। वैदिक युग में उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक युग में उच्च शिक्षा तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल और वेदों को गहन अध्ययन किया जाता था। बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नैतिक शिक्षा और साधन पर बल दिया जाता था, नैतिकता जरूरी थी। मठों और बिहारों में शिक्षा दी जाती थी, जो इस स्थान थे, यहाँ पे वाद विवाद कराया जाता, व्यवहारिक शिक्षण दिया जाता था। जो इसके केंद्र हुआ करते थे, जैसे आपका नालंदा हो गया, नालंदा हो जाएगा, ठीक है, विक्रमशिला, और वल्लभी, ये इसके केंद्र थे। बौद्धकालीन शिक्षा जो थी, ये मठों में दी जाती थी, मठ और बिहार। यहाँ पे परवज्या संस्कार होता था। विनय पिटक जो इनका ग्रंथ है, इनका अध्ययन कराया जाता था। तो ये कुछ इनकी विशेषताएं थीं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध काल में धार्मिक और नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बौद्ध काल में अहिंसा, सत्य, दान, करुणा और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन, इस्लामिक शिक्षा की विशेषताएं। कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में धार्मिक एवं वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई होती थी। अगला क्वेश्चन, हिंदू एवं इस्लामिक शिक्षा में अंतर बताना है। जो हिंदू शिक्षा थी, यह गुरुकुल
गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी और ये जो इस्लामिक शिक्षा मदरसा प्रणाली पर आधारित है। हिंदुज़म में वेदों उपनिषदों का अध्ययन होता है। इस्लाम में कुरान हदीस का अध्ययन किया जाता था। जो माध्यम होता था जो हिंदू शिक्षा प्रणाली का, ये होता था संस्कृत, और जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी ये अरबी में दी जाती थी और फारसी में दी जाती थी, जो इनका माध्यम हुआ करता था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निस्पंदन सिद्धांत का छनन का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? जो निस्पंदन या स्किनिंग थ्योरी है या छनन सिद्धांत का आशय है, शिक्षा के दौरान छात्रों के कुछ विशेष योग्यता वाले छात्रों को छानकर उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। यह सिद्धांत यह मानता है कि सभी छात्रों के पास समान क्षमता नहीं होती, इसलिए शिक्षकों को छात्रों का चयन करना पड़ता है ताकि वे अधिक योग्य हो सके और उन्हें अवसर प्राप्त हो। जो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो निस्पंदन सिद्धांत था, ये मैकाले की नीति थी। उनका मानना था कि जो शिक्षा होता है ये सभी को गवर्नमेंट दे नहीं सकती, जो उस समय की थी। उनका मानना था कि जो उच्च वर्गीय लोग हैं, उच्च वर्गीय, उनको शिक्षा दी जाए और धीरे धीरे छन छन के ये निम्न स्तर के लोगों को या निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंच जाए, ये ऐसा उनका मानना था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंटर आयोग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हंटर आयोग ये 1882 में स्थापित हुआ था। इसके जो प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधार की सिफारिश से थी। पहला, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा, शिक्षा के लिए एक सामान्य योजना तैयार करना। अगला, ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करना। कोठारी आयोग की सिफारिश से क्या थी? कोठारी आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग रहा है। 1964 में स्थापित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था व्यापक मूल्यांकन करना, सुधार करना, ये इसके कुछ सुझाव थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना, शिक्षा का माध्यम हिंदी हो या अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। छात्रों के समग्र विकास पर बल दिया जाना चाहिए। जो 10+2 की नीति है ये इनकी है। कोठारी आयोग के त्रिभाषा फार्मूला, जो त्रिभाषा फार्मूला दिया गया वो कोठारी आयोग का था। तो इनके कुछ प्रमुख ये सुझाव थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली के 3 उद्देश्य बताइए। तो पहला, धार्मिक और नैतिक प्रचार करना। दूसरा, समाज में जागरूकता आत्मविश्वास उत्पन्न करना। ज्ञान के प्रचार के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। गुरुकुल प्रणाली में पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल हैं? गुरुकुल प्रणाली में निम्नलिखित विषय का अध्ययन किया जाता है। पहला, वेद उपनिषद शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। गणित ज्योतिष संगीत का अध्ययन, कला का अध्ययन, युद्ध कला और शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया जाए। नैतिक धर्म संस्कारों का अध्ययन किया जाता था। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा जो मुख्य रूप से ध्यान और साधना पर जोर देती, इसके अंतर्गत चर्चा, समूह, ध्यान प्राप्ति पर बल दिया जाए। शिक्षण के जो गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाए। शिक्षा का जो उद्देश्य मानसिक और शांति आत्मज्ञान को प्राप्त करना था। और जो इनकी शिक्षण विधियाँ जो महत्वपूर्ण है, पहली हो जाएगी आपकी, जो पहली विधि हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि हो जाएगी, ठीक। दूसरी आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि अगली हो जाएगी आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि अगली हो जाएगी आपकी तर्क करना या वाद विवाद। और फिर आपका देशाटन और फिर स्वाध्याय। तो ये सारी इनकी शिक्षण विधियाँ थी। परवज्जा या उपसमता संस्कार से आप क्या समझते हैं? जो परवज्जा संस्कार जो था ये बौद्ध संस्कार था, जिसमें व्यक्ति के जो मठवासी जीवन की ओर प्रेरित किया जाता था। इसमें
उपसमता संस्कार, ये जो संस्कार था ये बौद्ध समुदाय में प्रवेश के लिए था, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित हो जाता था और समाज साधना के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लेता था। तो ये जो प्रव्रज्या संस्कार होता था, ये क्या होता था, जब शिक्षा